अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड किया जाए। अब पिछले लेक्चर में हमने यूनरी ऑपरेटर्स को पढ़ा था और यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ ही हम जो है ना उनको यूज़ कर सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, इसीलिए हम उनको जो है यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं मोर देन वन ऑपरेंड के साथ। तो अगर हम ऐसा ऑपरेटर जिसको हम मोर देन वन ऑपरेंड के साथ जो है ना वो यूज़ कर सकें, तो ऐसे ऑपरेटर को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। अब इसमें हमारे पास प्लस, माइनस, उसके अलावा डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, पहले हम इनको ओवरलोड करना सीखेंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो बाइनरी ऑपरेटर्स है नेक्स्ट वीडियो में उनको हम देखेंगे कि उनको ओवरलोड कैसे करना। बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने का जो बेसिक सिंटैक्स होगा वो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप हमारी यूजली वही होगी जो हमारा क्लास का नेम होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑपरेटर कीवर्ड। ऑपरेटर कीवर्ड के साथ यहाँ पे हमारा जो है ना वो जो ऑपरेटर हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं वो आएगा, और इसके साथ हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर आएगा कांस्ट क्लास नेम, और यहाँ पे एम्परसैंड ओबीजे, यानी इस क्लास का एक कांस्टेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो एज पैरामीटर आएगा। फिर करली ब्रेसेस आएंगी, करली ब्रेसेस के अंदर हम इसी क्लास का जो है ना एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास टेम्प। और टेम्प के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी इस ऑपरेटर का ऑपरेशन है हम वो परफॉर्म करके एज पैरामीटर पास करवा दें। देन जब हमारा ये ऑपरेशन फुलफिल हो जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा दें। अब ये साइंटेक्स ऐसा क्यों है, ये मैं अच्छे से आपको जो है ना वो डिटेल में बताता हूँ। मसलन सपोज कर ले मैं रेक्टेंगल क्लास के लिए जो है ना वो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि मैंने सपोज कर लें कि मेरे पास मैं ना दो रेक्टेंगल्स को प्लस कर रहा हूँ, R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मैं दो रेक्टेंगल्स को प्लस करके R3 के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा टेम्प, और टेम्प के अंदर R1 की जो लेंथ है उसको प्लस करके वो मैं यहाँ पे एज पैरामीटर पास करूंगा, और इनकी जो विड्थ है मेरे पास दोनों की विथ को भी मैं प्लस करके यहाँ पे दूसरा पैरामीटर के तौर पे पास करूंगा। अब ये जो टेम्प ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर R1 की लेंथ और विथ का जो है ना वो सम होगा। फिर इस टेम्प ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करवा दूंगा और वो R3 को असाइन हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है ना इसका बेसिक जो है ना कंसेप्ट यही है कि हमने कैसे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना है। दो ऑब्जेक्ट्स के जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होंगे हम उनको प्लस करवाएंगे, प्लस करवाने के बाद एक थर्ड टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर उनको स्टोर करवा के उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करवा दें। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेक्टेंगल टेम्प, और टेम्प के अंदर जो है ना वो मैंने दो पैरामीटर्स पास करवाने हैं लेंथ और विड्थ के लिए। अब जो यहाँ पे हमारा R1 होगा ना, R1 हमारा जो है ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, और जो R2 है हमारा ये एज पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ओबीजे इसको पॉइंट कर रहा होगा। और जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डायरेक्टली उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ अगर मैं सिर्फ लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि ये R1 की लेंथ है, साथ में मैं प्लस करना चाह रहा हूँ R2 की लेंथ को, तो वो हमारे पास आ जाएगी ओबीजे डॉट लेंथ। अब ये लेंथ वाला पैरामीटर पास हो गया, अब विथ को भी यूं ही पास करवा देंगे, विथ प्लस ओबीजे डॉट विथ। अब यूं हमारे पास जो है ना ये एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर लेंथ और विथ जो है वो हमारी प्लस होके आ रही है, और इस ऑब्जेक्ट को अब हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न टेम्प। अब इसमें होता क्या है सारी कहानी के अंदर, अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं R1 और R2, इनके दरमियान में हमने प्लस ऑपरेटर लगाया हुआ है। जैसे ही कंपाइलर इन दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान में प्लस ऑपरेटर देखेगा तो वो यहाँ पे जो है ना ये जो प्लस वाला हमने फंक्शन ओवरलोड किया हुआ है प्लस ऑपरेटर वाला, वो यहाँ पे जाएगा। R1 जो है क्योंकि वो कॉलिंग है उसका जो स्कोप है वो डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे पास R2 है, R2 यहाँ पे एज पैरामीटर आया, यानी वो मिलेगा ओबीजे को। तो ओबीजे की मदद से हम जो है ना वो R2 को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके पैरामीटर्स के अंदर जो है ना वो R1 और R2 के जो डाटा है उनको हम प्लस करके जो है वो पास करेंगे, लेंथ और विड्थ को प्लस करके पास करेंगे, और उसके बाद इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करवा देंगे। अब जब टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह पे ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आएगा, और इसका डाटा जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से जो है ना वो R3 को असाइन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंटर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो कंपाइलर हमें खुद से जो कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा वो ठीक से काम करेगा और वो R3 को जो डाटा है वो असाइन करवा देगा। अब इसको एक दफा जो है ना वो BS कोड के ऊपर रन करके देखते हैं हम। अब पिछले लेक्चर में यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हुए जो मैंने प्रोग्राम लिखा था वो भी लिखा हुआ है।
जिसमें हमारे पास दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, इंट लेंथ और विड्थ। क्लास हमारी रेक्टेंगल है और इस क्लास के अंदर हमारे पास जो है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके सेटर फंक्शन, गेटर फंक्शंस और हमारे वो जो यूनरी ऑपरेटर्स जो मैंने ओवरलोड किए थे वो ओवरलोडेड है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ जो है ना हमने अपने बाइनरी ऑपरेटर्स जो है उनको ओवरलोड भी करना है। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सबसे पहले मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेक्टेंगल ऑपरेटर प्लस और साथ में जो है ना अब इसमें आ जाएगा पैरामीटर रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं रेक्टेंगल का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट लूंगा और उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पैरामीटर्स के तौर पे पास करूंगा जो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स जिनको मैं प्लस करवाना चाह रहा हूँ उनकी जो प्राइवेट मेंबर्स की जो है ना वो सम हुई हुई वैल्यूज। यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर पास होता है लेंथ का, तो मैं यहाँ पे करूंगा लेंथ प्लस ओबीजे डॉट लेंथ और दूसरा पैरामीटर जो है वो मेरा विथ के लिए पास होगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा पैरामीटर पास कर देता हूँ विथ प्लस ओबीजे डॉट विथ। अब जब ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा और यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न टेम्प। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी ये हम जो है ना ये यहाँ पे नीचे आके देख लेते हैं। यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट जो है पहले वो क्रिएट करेंगे R1 और R2। R2 के अंदर जो मैं वैल्यूज हैं वो 1,1 पास कर देता हूँ कि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 1 है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल R3 और R3 को मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ R1 प्लस R2 से। अब यहाँ पे जो हमारा R1 होगा ना वो इस प्लस ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे है, तो इससे क्या होगा कि ये R1 एज जो है ना ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी R1 की मदद से हमने जो है ना ये वाला जो फंक्शन है ये हमने कॉल किया जैसे। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ, यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है ना इस फंक्शन के अंदर लेंथ, ये इसका क्या मतलब होगा कि ये R1 की लेंथ है। और अगर हम यहाँ पे विथ लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये R1 की विथ है, क्योंकि ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किए बगैर लेंथ और विथ को एक्सेस करेंगे तो इट मीन्स कि वो R1 की है। और जो R2 है हमारा वो क्योंकि ऑपरेटर की राइट साइड पे है, तो जो राइट साइड पे होगा वो यहाँ पे जो ऊपर ये पैरामीटर हमने पास करवाया हुआ है कांस्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे वो इसको मिलेगा, यानी R2 को पॉइंट कर रहा होगा ओबीजे। और अगर ओबीजे को हमने यहाँ पे एक्सेस करना है तो हम ओबीजे की वैल्यूज को जो है ना वो ओबीजे ऑब्जेक्ट के साथ स्पेसिफाई करके जो है ना वो एक्सेस करेंगे। यानी यहाँ पे ओबीजे डॉट लेंथ का मतलब होगा R2 डॉट लेंथ और ओबीजे डॉट विथ का मतलब होगा R2 डॉट विथ। तो इनको हम प्लस करके जो है ना वो इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को जो है ना ये इनकी जो प्लस हुई हुई वैल्यूज हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। जैसे वो इनिशियलाइज होंगी इसको हम यहाँ से टेम्प को रिटर्न करवाएंगे। ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रिटर्न होके इस जगह पे रिटर्न होगा और जैसे यहाँ पे जो है वो टेम्प रिटर्न होके आएगा वो असाइन हो जाएगा R3 को। तो यूं हमारा जो है ना ये बाइनरी ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा। अब इसको हम एक दफा जो है ना वो चेक भी कर लेते हैं, इसको प्रिंट आउट करवा के एक दफा हम इसको चेक करते हैं कि R3 के अंदर क्या वैल्यूज आती हैं। R2 और R1 के लिए जो स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट है प्रिंट के लिए वो ऑलरेडी लिखी हुई है। R3 के लिए भी जो है ना एक दफा उसकी भी लेंथ और विड्थ प्रिंट करवा लेते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एक दफा इसको रन कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो R1 की लेंथ और विड्थ हमारे पास प्रिंट हो गया है वो आई है 3 और 4। R2 की लेंथ और विड्थ हमारे पास प्रिंट हो गया है 1 1। तो जो R3 है वो इन दोनों का प्लस है, यानी इन दोनों की अगर लेंथ को प्लस करें R1 और R2 की तो वो आ रहा है 4 और R1 और R2 की अगर विथ को हम प्लस करें तो वो आ रहा है 5। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो है प्रिंट होके आ गया। जैसे हमने ये प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया वैसे ही सेम जो है ना हम बाकी ऑपरेटर्स को भी इसी तरीके से ही ओवरलोड करेंगे, सिर्फ उनका हमने साइन चेंज करना है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अब मैं करवाता हूँ माइनस वाले को। माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे भी जो पैरामीटर्स पास करवा रहे हैं वो प्लस नहीं होंगे बल्कि वो माइनस होंगे। तो एक दफा जो है वो माइनस वाले को रन करवा के अब देखते हैं कि माइनस वाले को रन करवाने से क्या होगा। अब माइनस वाले को रन करवाने से क्या होगा कि 3 और 4 में से 1 1 माइनस होगा और 1 1 माइनस होकर जो R3 की लेंथ और विड्थ है वो आ जाएगी 2,3 आ जाएगी। तो एक दफा इसको रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो R1 की लेंथ हमारे पास क्या है 3 और R2 की लेंथ हमारे पास क्या है 1। तो जो हमारे पास R3 की जो हमारे पास लेंथ आई है ना वो R1 से जो R2 की हमने लेंथ माइनस की थी वो आई है, यानी 3 माइनस 1 2 आई है। और इसी तरह जो R3 की विथ है वो हमारे पास R1 की विथ माइनस R2 की विथ जो कि 4 माइनस 1 आ जाएगी 3। तो माइनस के लिए भी जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है वो ठीक से ओवरलोड हो चुका है। अब हम जो है वो मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं, उसमें भी सेम यही केस होगा। यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लाई
और यहाँ पे भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जो है, इनको एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। यहाँ पे अब हम ऑपरेटर चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पे क्योंकि R2 जो है वो हमारे पास 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो हमारे पास जो है ना वो 3 और 4 ही आएगा। तो R3 की जो लेंथ और विड्थ प्रिंट होगी वो 3 और 4 ही प्रिंट होगी। और अगर आप देखो तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर R3 की जो लेंथ और विड्थ है वो 3 और 4 ही प्रिंट हुई है। अब इसके बाद हम जो है ना वो डिवीजन ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करवाते हैं। यहाँ पे हम जो है वो डिवीजन ऑपरेटर लगा देंगे, यहाँ पे भी हम डिवीजन ऑपरेटर लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम जो है वो डिवीजन ऑपरेटर लगा देंगे। अब डिवीजन ऑपरेटर में हमने जो है ना एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो चेक करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है ना वो जीरो से डिवीजन करवा सकते हैं। तो हम जो हमारा ओबीजे आएगा, ओबीजे की लेंथ और विड्थ को चेक कर लेंगे कि अगर ओबीजे की लेंथ और विड्थ जो है हमारी ये जीरो के इक्वल है ना, अगर ओबीजे की लेंथ भी जीरो है या ओबीजे की विड्थ जीरो है, तो इस केस में क्या हो, इस केस में हमारा क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करवा देंगे, हम यहाँ से एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न करवा देंगे जिसके अंदर 0 0 स्टोर्ड होगा। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे करवाएंगे, हम यहाँ से लिखेंगे रिटर्न रेक्टेंगल और इसके साथ पैरेंथेसिस लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल और उसके अंदर मैंने जो है ना वो साथ में पैरेंथेसिस लगा दी एम्प्टी। एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाने से क्या होगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस अनोनिमस ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम नहीं है, और ये जो अनोनिमस ऑब्जेक्ट है इसके जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो क्या है, 0, 0, यानी उसकी लेंथ और विड्थ दोनों जीरो है। तो ये जो अनोनिमस ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न होके यहाँ पे R3 को स्टोर हो जाएगा। अगर सपोज कर लें, अब मैं अगर यहाँ पे R2 की जो कोई एक वैल्यू जो है ना वो मैं जीरो कर देता हूँ, R2 की जो लेंथ है वो मैंने जीरो कर दी है। अब इस केस में क्या होगा कि क्योंकि R2 की लेंथ जीरो है तो इस केस में डिवीजन होगी नहीं, और यहाँ से ये जो अनोनिमस ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न हो जाएगा। इसको एक दफ़ा रन करते हैं, और रन करने से क्या होगा कि जो R3 है उसको ये अनोनिमस ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और अनोनिमस ऑब्जेक्ट में जो है वो क्या पास होगा हमारे पास, वो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यूज होंगी, यानी 0 और 0। तो R3 को जो है वो हमारे पास जो है ना वो 0 0 जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब अगर आप देखो आउटपुट, तो हमारे पास जो है वो R1 की वैल्यूज क्या है, 3 और 4, R2 की वैल्यूज हैं 0 और 1। अब क्योंकि हम R1 को डिवाइड कर रहे थे R2 के साथ, और R2 में हमारे पास एक वैल्यू है 0, तो क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमने इफ की कंडीशन से इस कोड को हैंडल करके हमने R3 के लिए एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवाया, और अनोनिमस ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था जिसके अंदर लेंथ और विड्थ 0 0 थी, तो R3 को भी 0 0 इनिशियलाइज हो गया। इसी तरह हम अपना मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर में क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस, सेम यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस। और यहाँ पे हम सपोज करें हम वैल्यूज यहाँ पे पास करवा देते हैं 2 एंड 3, और यहाँ पे ऑपरेटर हम चेंज करके मॉडुलस जो है वो पास करवा देते हैं। अब हमें पता है कि 3 मॉडुलस 2 की वैल्यू जो है वो आती है 1, और 4 मॉडुलस 3 की वैल्यू हमारे पास वो भी आएगी 1। तो R3 की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो 1 1 होगी। एक दफ़ा इसको रन करके भी चेक कर लें। अब अगर आप देखो तो R1 की लेंथ कितनी थी 3, और R2 की लेंथ कितनी थी 2, तो दोनों का जो मॉडुलस आएगा वो आएगा 1, तो वो R3 को असाइन हो गया। इसी तरह R1 की विड्थ थी 4 और R2 की विड्थ थी 3, तो इनका मॉडुलस 1 आएगा, तो वो इसको असाइन हो गया। यूं हम अपने बाइनरी ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हम इनको ओवरलोड करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे जो है ना अपने वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स या जो हमारे बुलियन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, इनको हम कैसे ओवरलोड करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो देखेंगे।